हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। और अपनी आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 सोशोलॉजी के चैप्टर 5th को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अपनी प्रीवियस क्लासेस में हमने सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन के बहुत सारे कंसेप्ट को देखा। हमने देखा कि कैसे अलग अलग कास्ट, मतलब शेड्यूल कास्ट की बात की, शेड्यूल ट्राइब की बात की, इनके साथ मिसबिहेवियर किया जाता है, इनके साथ इल ट्रीटमेंट की जाती थी। उसके बाद हमने देखा इनके लिए स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर किस तरीके से काम कर रहे थे। ठीक है, उसमें हमने अनटचेबिलिटी का कंसेप्ट देखा है। वहाँ पे हम लोगों ने अनटचेबिलिटी के कंसेप्ट को डिटेल में पढ़ा था। तो आज हम आप लोगों से मैंने बात की थी वहाँ पे ओबीसी के बारे में, अदर बैकवर्ड कास्ट। तो आज हम ओबीसी के बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे। मैंने बताया जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तभी हमने एससी एसटी के लिए सीट रिजर्व कर रखी थी। हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ही, जब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ तो उसी में ही एससी एसटी को रिजर्वेशन दिया जाता था, राइट। तो ये ओबीसी अचानक से कहाँ से आए? ये उस टाइम तो नहीं थे जिस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो ये ओबीसी का एग्जिस्टेंस अचानक से कैसे हुआ? तो ओबीसी होते कौन है, सबसे पहले हमें ये देखना है। देखिए, ये वो कास्ट होती हैं जो एससी एसटी नहीं है, पहले तो हमने ये देखा। तो दीज आर पर्टिकुलरली कास्ट अदर देन एससी एंड एसटी जो सोशल डिसएडवांटेजेस फेस कर रही हैं। सोशल डिसएडवांटेज में इनइक्वालिटी हो सकती है, किसी भी फॉर्म में डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। देखो, इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, ये सब बहुत सारे फॉर्म में होते हैं, सोशल फॉर्म में, पॉलिटिकल फॉर्म में, इकोनॉमिक फॉर्म में। तो किसी भी फॉर्म में इनके साथ अगर इनजस्टिस या इनइक्वालिटी हो रही है, यानी ये किसी भी तरीके की सोशल डिसएडवांटेज से सफर कर रहे हैं, और ये कास्ट हैं अदर देन एससी एंड एसटी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में इन्हें बाद में ऐड किया गया, अभी देखते हैं कैसे कैसे, वो भी डिस्कस करेंगे। बट कॉन्स्टिट्यूशन में इनके नाम की जो इनके पर्टिकुलर ओबीसी के लिए क्या यूज किया गया है वर्ड, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। मतलब वो क्लासेस जो सोशली और एजुकेशनली पिछड़ी हुई हैं। ठीक है, ये वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज किया गया है। सॉरी, कॉमनली इस टर्म को हम क्या बोलते हैं? ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस। अब देखो क्या है ओबीसी की जो डेफिनेशन, जो मीनिंग बताया गया है ना, ये कंपैरेटिवली नेगेटिवली डिफाइंड है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूं कि ये मीनिंग नेगेटिवली डिफाइंड है? नेगेटिवली डिफाइंड इसलिए कि मैंने इसमें ये नहीं बोला कि ओबीसी ये लोग होते हैं। अब ओबीसी क्या है? ओबीसी ना तो अपर कास्ट में आने वाले पर्सन है, तो ना तो इनका कोई अपर कास्ट में कोई नेम या ग्रुप या ट्राइब या कास्ट मेंशन है, ना ही दलित्स में इनके लिए कोई स्पेस कास्ट ग्रुप मेंशन है। तो नेगेटिवली डिफाइंड क्यों? क्योंकि ना तो ये अपर कास्ट का पार्ट है और ना ही ये प्रॉपर लोअर कास्ट का पार्ट है। तो दे आर नीदर पार्ट ऑफ फॉरवर्ड कास्ट एट द अपर एंड और नॉर दलित एट द लोअर एंड, यानी अपर एंड लोअर एंड में ये किसी का भी पार्ट नहीं है। अब बात क्या है, देखो, सिर्फ हिंदुइज्म में ही, सिर्फ हिंदुइज्म की मैं बात करूं तो सिर्फ हिंदुइज्म में ऐसे लोग नहीं होते जिन्हें सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड रखा जाता है या जो इस ग्रुप में फॉल करते हैं। बहुत सारी अदर कास्ट में भी ऐसे लोग होते हैं। ठीक है, अदर कास्ट में भी ऐसे लोग होते हैं। इसलिए व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ओबीसी, जब भी मैं वर्ड यूज करूंगी ओबीसी, तो ओबीसी को हम एक डाइवर्स फॉर्म में यूज करते हैं, और इसमें बहुत बड़ा ग्रुप आता है जो किसी भी पर्टिकुलरली एक कास्ट से बिलोंग नहीं करता। इतनी बात हमें समझ में आई? ठीक है, अब बात कहां से स्टार्ट हुई? मीनिंग बता दिया, वर्ड बता दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में किस नाम से लिखा है ये देख लिया, बट ओबीसी की बात शुरू कहां से हुई? ओबीसी की बात सिंपली शुरू हुई जो पहली बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाई गई थी। मतलब ऐसी बैकवर्ड क्लासेस के लिए ग्रुप बनाया, पहले बैठेंगे, बातें करेंगे, देन वी विल डिसाइड कि क्या इनके लिए रूल्स पॉलिसीज बनाने हैं, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो पहली जो बैकवर्ड क्लास की कमीशन बनाई, जिसको हेड कर रहे थे काका कालेकर, इन्होंने, मतलब ये इस टाइम पे कौन थे पीएम आपको पता है? इस टाइम पे हम आज़ाद हुए हैं, आज़ाद भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर, पहले प्रधानमंत्री मिस्टर जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे ये ऑब्जर्व किया गया कि एससी एसटी से सिर्फ काम नहीं चल रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ और भी है, और भी कास्ट है, और भी एक ग्रुप है जो अलग से प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो इसीलिए फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाई गई काका कालेकर, जिन्होंने मतलब काका कालेकर की चेयरमैनशिप में, और यहाँ पे इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1953 में सबमिट करी। बट उस टाइम पे इस मुद्दे को इतना हाईलाइट नहीं किया गया, इस इशू को इतना एड्रेस नहीं किया गया, और ये मूवमेंट थोड़ा साइडलाइन हो गया, और इस बारे में फिर आगे बात नहीं की गई। बहुत लंबे समय तक ये मूवमेंट अनटच रहा, बहुत सारे छोटे मोटे दलित मूवमेंट आते रहे, लोग आवाज़ उठाते रहे। फिर उसके बाद इमरजेंसी 1975 में आई थी। जो बच्चे पॉलिटी में पढ़ चुके हैं उन्हें इमरजेंसी डिटेल में क्लियर होगी। 1975 की इमरजेंसी वो लोग पढ़ चुके हैं, क्या थी, कैसे लागू की गई, क्या उसके इम्पैक्ट पड़े। और जो बच्चे यूपीएससी वाले हैं, मतलब जो यूपीएससी को टारगेट कर रहे हैं या ऑलरेडी सोशियोलॉजी ऑप्शनल
लेके बैठे हुए हैं जो बच्चे, उन्हें बहुत डिटेल में पता है इमरजेंसी के बारे में, राइट। तो इमरजेंसी के जस्ट बाद जब हमारे पास यहाँ पे जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई, तब उन्होंने सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन स्टैब्लिश की। तब क्या किया उन्होंने? सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन स्टैब्लिश की अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बीपी मंडल। बीपी मंडल की चेयरमैनशिप में सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन 1 जनवरी 1979 को स्टैब्लिश की गई। उस टाइम पे जनता पार्टी इलेक्ट होके आई थी, पहले कांग्रेस का रूल चल रहा था, इमरजेंसी आई, इम्पैक्ट उसके बाद जब वोटिंग हुई तो इम्पैक्ट कांग्रेस पे नेगेटिव पड़ा, कांग्रेस को सीट्स नहीं मिली थी और जनता पार्टी की सरकार बनी थी अंडर पीएम मोरारजी देसाई। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, बात हुई 1980 तक रिपोर्ट सबमिट कर दी गई थी। बट उसके बाद ये मूवमेंट थोड़ा ठंडा पड़ गया, क्योंकि क्या हुआ यहाँ पे नेक्स्ट ये जो सरकार फॉल कर गई थी और नेक्स्ट इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट आ चुकी थी उस टाइम पे, फिर ये मूवमेंट ठंडा पड़ गया। बट इसके बाद बहुत ज़्यादा लोगों में क्या होने लगे थे, लोगों में प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, बहुत सारा दलित्स को लेके मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रहे थे, प्लस ओबीसी को लेके भी बहुत सारे मूवमेंट होने लगे थे, लोग आवाज़ उठाने लगे थे, पीपल ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, पीपल ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। तो अगस्त 7 1990 आफ्टर 10 ईयर इसको, जो भी आपकी ये मंडल कमीशन थी, इसकी जो रिपोर्ट थी उसको क्या कर लिया गया, इम्प्लीमेंट कर लिया गया। और इस टाइम पे पीएम कौन थे? वीपी सिंह थे। छोटी छोटी बातें जो याद रखनी है, अभी 12th में काम नहीं आएंगी बट आगे एक चीज़ें याद आएंगी। एटलीस्ट आपको पीएम का सीक्वेंस थोड़ा बहुत तो याद होना चाहिए। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं 12th में भी, अगर हम पीएम प्रेसिडेंट फर्स्ट का नाम पूछ लेना, चलो अभी तो इतना सब न्यूज़ में है, इतना करंट चीज़ें चलती रहती हैं तो लोगों को पता होता है, और शायद आई गेस प्रेसिडेंट का तो लोग अभी भी अटक जाएंगे, लेकिन फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्रेसिडेंट का नाम पूछ लिया जाए, पीपल डोंट नो, मेनी ऑफ द पीपल, सबकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, बट बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है। तो ऐसा नहीं करो, मतलब आप सब्जेक्ट लेके ऐसे बैठे हो और उसके बाद आपको ये सब चीज़ें नहीं पता है, तो ऐसे इनजस्टिस अपने साथ मत कीजिए प्लीज़, है ना, थोड़ी सी चीज़ें पता करके चलिए। तो अब मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें भी बता रही हूँ जो आपकी बुक में नहीं लिखी हैं, बट क्यों? क्योंकि जब टॉपिक पढ़ रहे हो तो 100% कवरेज के साथ पढ़ लेते हैं, जितना ज़रूरी है एटलीस्ट, और जो मेरे दिमाग पे बहुत ज़्यादा मतलब बोझ नहीं डालेगा, तो पढ़ के चल रहे हैं। ये बातें बुक में नहीं लिखी है तो इसे तो और ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो मंडल कमीशन की यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर ली गई, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा, अब क्या हो गया था ना, ये पॉलिटिकल इशू ज़्यादा बन गया था। ज़रूरत तो देखो कब से थी, पहला आपको पता है ना वो कालेकर कमेटी वाला कब आया था? 1953 के टाइम पे आ गया था। कब से ज़रूरत फील हो रही थी, लेकिन आपने कोई पास ही नहीं करी, तब आपने इस चीज़ को साइडलाइन कर दिया, तब रिपोर्ट पे ध्यान ही नहीं दिया। और आज कितनी 1990 आ गई है, 10 साल पहले 80 में मंडल कमीशन भी रिपोर्ट दे चुका है, फिर भी कोई बात ही नहीं बन रही है। तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी, प्रोटेस्ट, दलित के मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा, अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए मूवमेंट, बहुत ज़्यादा एगिएशन, आक्रोश था लोगों में। तो यहाँ पे अब ये बन गया एक पॉलिटिकल मुद्दा, ठीक है। तो इस पॉलिटिकल मुद्दे को बेस लेते हुए, देखो होता है ना, सरकार जो पॉलिटिक्स चल रही है, लोग मुद्दे चुनते हैं, पब्लिक को क्या चाहिए? पब्लिक को भी तो चाहिए ना कि कौन क्या सर्व कर रहा है आपको। तो पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स भी दे विल हाईलाइट द पर्टिकुलर टॉपिक, इशू, मुद्दे उठाते हैं ये पर्टिकुलरली, और उसके बेसिस पे पब्लिक से डील करते हैं, ठीक है। अब उनके पार्ट पे देखा जाए तो एक हद तक चीज़ें गलत भी नहीं है, ठीक है। हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, मैं एक चीज़ आपको सही साबित भी कर सकती हूँ और गलत भी कर सकती हूँ। तो लेट्स जस्ट नॉट गो इनटू दैट डिस्कशन, वो पॉलिटिकल डिस्कशन पे नहीं चलते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने देखा कि पॉलिटिकल एजेंडा बन चुका था और दैट्स वाई इसको 1990 में इम्प्लीमेंट करा दिया गया। अब इम्प्लीमेंट कराया तो क्या हुआ? इम्प्लीमेंट होके क्या चीज़ थी जिसे इम्प्लीमेंट कराने के लिए इतनी प्रॉब्लम चल रही थी? तो बात ये हुई कि जो ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाएगा वो 27% रिजर्वेशन गारंटी कर दिया जाएगा जॉब्स में, सेंट्रल गवर्नमेंट में और पीएसयू में, ठीक है। इतनी बात ये मंडल कमीशन के टाइम पे हमारे पास आ गई थी। उसके बाद हमने देखा, देखिए एक केस है, ये तो बुक में बिल्कुल भी मेंशन नहीं है, वही अगेन यूपीएससी वाले बच्चे देख रहे हैं तो दे नो दिस केस। और किसी को पॉलिटी में अगर उनके टीचर ने पढ़ाया है, अगर आप पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ते हैं और आपको ये टीचर ने बताया है तो बहुत अच्छी बात है, बताया है तो, अदरवाइज नहीं बताया तो पॉलिटी के लिए तो बिल्कुल इसे सुनिए। इंदिरा साहनी केस 1992, केस क्या था, क्यों फाइल हुआ, ये सब कहानी नहीं देखनी है, बस जजमेंट देखनी होती है। क्या करना होता है? जजमेंट जो होती है ना केस की, वो इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उससे हमारे आगे के रूल्स या पॉलिसीज बन जाती हैं, मतलब उसके बेसिस पे रूल्स बनते हैं। तो इंदिरा साहनी केस की वजह से लोग अपोज कर रहे थे, अब जो ओबीसी का रिजर्वेशन है उसको लोग अपोज कर रहे थे कि भैया क्यों दे रहे हो, चीज़ें हैं तो ऑलरेडी एससी एसटी को दे रखा है आपने, यहाँ पे तो अपोजिशन हो रहा था इसका। तो अब ये अपोजिशन वाला मैटर पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में 1992 में। तो यहाँ पे अब इस केस में, इसीलिए इस केस का नाम इंदिरा साहनी केस ही रख दिया गया। इस केस में क्या कहा गया कि हमने इनको रिजर्वेशन दे दिया 27%, ठीक है, लेकिन जो टोटल मिला के रिजर्वेशन होता है ना, हम एससी को भी दे रहे हैं, एसटी को भी दे रहे हैं ना, ओबीसी को भी दे रहे हैं, तो ये टोटल मिला के जो रिजर्वेशन है ना वो 50% होना चाहिए, ठीक है।
टोटल कैप कितनी परसेंट है, 50%। और इसीलिए अभी आपको पता होगा थोड़े टाइम पहले ही 10% रिजर्वेशन दिया गया है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। जनरल कैटेगरी में जो 10% का रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिया गया, ये तो करंट न्यूज है, अभी थोड़े टाइम पहले ही तो आई है ये, है ना। ये तो आप लोगों ने सुना होगा कि जनरल कैटेगरी के लिए भी 10% रिजर्वेशन की बात की। तो इसके अगेंस्ट भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो इस रिजर्वेशन के बाद ये जो 50% की कैप थी जो इंदिरा साहनी केस में डिसाइड की गई थी, ये एक्सीड कर रही है। इसको मिला के अगर हम रिजर्वेशन देखें तो वो 50% से ज़्यादा जा रहा है। तो इस वजह से लोग इस केस को, मतलब इस रिजर्वेशन को थोड़ा सा इस चीज़ के अगेंस्ट में लेके जा रहे हैं। तो देखते हैं उसमें क्या, अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में कोई जजमेंट नहीं दी है, इन चीज़ों पे कोई फैसला भी नहीं आया। उसके अलावा यहाँ पे क्रीमी लेयर का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, क्योंकि ओबीसी में भी क्या होता है ना, ओबीसी में भी कुछ लोग तो जो है वो हायर कास्ट के हैं, मजे में आराम से एडवांटेज ले रहे हैं, अच्छे से बैठे हुए हैं, और कुछ जो है लोअर कास्ट के जिनको बिल्कुल एडवांटेज नहीं मिल रहा, जो बहुत वल्नरेबल कंडीशन में है। तो यहाँ पे यही कहा गया कि कुछ ऐसी हायर कास्ट के पर्सन को हम कह देंगे क्रीमी लेयर। हम क्या कह देंगे? क्रीमी लेयर। और इस ग्रुप के लोगों को हम रिजर्वेशन नहीं देंगे। मतलब आपके फादर्स के बेसिस, मतलब जो भी पर्टिकुलरली सारे बच्चे हैं उनके फादर के बेसिस पे देखा जाएगा कि उनके फादर किस ऑक्यूपेशन में है, क्या काम कर रहे हैं, और इन दैट केस अगर वो क्रीमी लेयर में आते हैं तो वहां पे रिजर्वेशन वाला कंसेप्ट जो है वो अप्लाई नहीं होगा, बल्कि इन लोअर कास्ट में इस रिजर्वेशन को अप्लाई करा जाएगा। वहीं SC ST में ऐसा कुछ नहीं होता, क्रीमी लेयर का कंसेप्ट नहीं है, जबकि ये बात उठाई जा रही है, अभी रिसेंट में चल रहा है कि SC ST में भी क्रीमी लेयर का कंसेप्ट हमें लाना चाहिए, कि मतलब जो थोड़ा वेल टू डू फैमिली से है, जहां सारी चीज़ें सेटल हैं, वहां पे क्यों चीज़ें देनी है। जो बिल्कुल वल्नरेबल कंडीशन में है, जहां तक बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज ऑप्शंस नहीं पहुंच रहे हैं, इट्स बेटर कि हम वहां पे वो चीज़ें इन्वेस्ट करें। ओके, सो ये हमने किसके बारे में देखा आज की क्लास में? ओबीसी के बारे में। अभी हमें क्या क्या देखना है, और सेक्शंस कौन कौन से टारगेट करने हैं? हमें टारगेट करने हैं आदिवासी का स्ट्रगल, हमें टारगेट करनी है वुमेन, और हमें टारगेट करनी है डिफरेंशियली एबल्ड पीपल, जो थोड़े से क्या होते हैं, डिफरेंशियली एबल या स्पेशल पीपल होते हैं। इनके बारे में हमें भी और पढ़ना है। ओके, सो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।